आज की इस वीडियो में यूनिट 2 में हम अभ्यास सेट 7 करने जा रहे हैं। तो टोटल 27 क्वेश्चन का ये सेट है और इसको आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका यूनिट 2 और अच्छे से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो एक परिभाषा दी है और अब आपको बताना है कि ये परिभाषा किसने दी है। बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन योग्यता है। बुद्धि की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इंटेलिजेंस इज अ जनरल अडेप्टेशन टू न्यू कंडीशंस एंड प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। तो किसने दी है? टर्मन ने दी है, वुडवर्थ ने दी है, स्टर्न ने दी है, कॉल्विन ने दी है। ये परिभाषा किसने दी है? ए, बी, सी या डी? किसने दी है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है सी, स्टर्न ने दी है। स्टर्न ने क्या कहा है कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समान सामान्य समायोजन क्षमता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक और परिभाषा दी है और आप बताइएगा कि किसके द्वारा दी गई है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो ये परिभाषा किसने दी? बकिंघम ने दी, टर्मन ने दी, वुडवर्थ ने दी या कॉल्विन ने दी? किसने दी? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बकिंघम। बकिंघम ने क्या कहा कि इंटेलिजेंट इज द एबिलिटी टू लर्न, कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक परिभाषा दी है। किसने दी है? आपको बताना है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। ठीक है, इंटेलिजेंस रिफर टू द whole clan of cognitive behaviors which reflect an individual's capacity to solve problems with insight, to adapt himself to new situation, to think abstractly and to profit from his experience। तो ये जो परिभाषा है किसने दी है? बिने ने दी है, गार्डनर ने दी है, वुडवर्थ ने दी है या रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन ने दी है? तो ये परिभाषा किसने दी है बुद्धि की? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन ने परिभाषा दी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू, बुद्धि का संबंध किससे है? इंटेलिजेंस इज एन इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, कि बुद्धि एक व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है या बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न या इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, कि यह नवीन स्थितियों में समायोजन की योग्यता है या सभी? तो इसमें बुद्धि का संबंध किससे है? बुद्धि की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, मतलब राइट आंसर क्या है यहाँ पर? डी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? थॉर्नडाइक डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, कितने कैटेगरी में बांटा उन्होंने? एक, दो, सॉरी, एक, तीन, पांच या सात, 1, 3, 5 या 7? कितने कैटेगरी में थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बांटा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 3। अब आपके मन में क्वेश्चन भी आएगा ना कि 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। कल की वीडियो में भी हमने थॉर्नडाइक की बात की थी। तो ये 3 कैटेगरी क्या है? सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, स्थूल बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। तो ये 3 कैटेगरी में थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बांटा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि यह विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग हार्मनी इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इसमें बुद्धि के बारे में बात की है कि इट इज इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग हार्मनी इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन, यह विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समाज सामंजस्य बनाने में महत्वपूर्ण है। तो कौन सा? कॉन्करेंट इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस? स्थूल बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि? कौन सी बुद्धि? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोशल सिचुएशंस की बात की है तो सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्व अनुशासित होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं और परोपकारी होते हैं। ठीक है, पीपल विद सच इंटेलिजेंस आर सेल्फ डिसिप्लिन।
ड्यूटीफुल एंड चैरिटेबल। तो किस तरह की यहाँ पर बुद्धि की बात की गई है, ठीक है। ऐसी बुद्धि वाले कौन से व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, क्या है राइट आंसर, ए बी सी या डी। तो यहाँ पर जब बात हो रही है ना कि अनुशासित भी हैं, सेल्फ डिसिप्लिन भी है, कर्तव्य परायण भी हैं, ड्यूटीफुल भी हैं, परोपकारी भी हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्या होगा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि यह अपने संवेगों व दूसरे के संवेगों को समझने में सहायक है। संवेग मतलब भावनाएं, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर। कि इस तरह की बुद्धि वाले लोग अपनी भावनाओं को भी समझते हैं और साथ ही साथ दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। तो किस तरह की बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कौन सा आंसर सही है, ए बी सी या डी। तो यहाँ पर जब बात इमोशंस की जा रही है तो राइट आंसर क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या पूछा है कि ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति जीवन में भौतिकवादी होते हैं। पीपल विद सच इंटेलिजेंस आर मटेरियलिस्टिक इन लाइफ, मतलब वो अपनी वर्तमान जीवन में विश्वास करते हैं ना, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं ना कि बहुत सारे हमारे पे फिलोसफिकल लोग भी होते हैं जो मानते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी काफी बिलीव करते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, बिल्कुल जो प्रेजेंट लाइफ है, जो उनको सामने जो चीजें दिखती हैं सिर्फ उसी को मानते हैं और चीजों को नहीं मानते। फिलोसफी में भी जो है ना, आप कह सकते हैं कि रियलिज्म जो है, यथार्थवादी जो फिलोसफी है, तो ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जो हैं भौतिकवादी होते हैं, ठीक है। तो कौन सी बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्करेंट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि, किस तरह की बुद्धि, क्या आंसर है 9 का, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कॉन्करेंट इंटेलिजेंस, स्थूल बुद्धि, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति प्राय कलाकार भी होते हैं, चिंतक भी होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि पीपल सच इंटेलिजेंस आर यूजुअली आर्टिस्टिक भी होते, आर्टिस्ट भी होते हैं, थिंकर्स भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं। तो किस तरह की बुद्धि वाले, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि, क्या है राइट आंसर, ए बी सी या डी। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल या स्पिरिचुअल। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि वाले जो लोग हैं, अच्छे कलाकार भी होते हैं, चिंतक भी होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि यह शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की क्षमता है। तो इस तरह की जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, शाब्दिक संकेत हैं, गणितीय संकेत हैं, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, इस फील्ड में अच्छे होते हैं। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, स्थूल बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि, क्या है राइट आंसर, ए बी सी या डी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा होगा डी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या पूछा है कि इस तरह की जिनकी बुद्धि होती है ना, वो एक बहुत सफल व्यापारी होते हैं, ठीक है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। तो किस तरह की बुद्धि, कॉन्क्रेंट, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल या इमोशनल, कि स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, क्या है राइट आंसर इसका, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए, कॉन्क्रेंट इंटेलिजेंस, ठीक है। इस तरह के जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो एक सफल व्यापारी होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या पूछा है कि बुद्धि से व्यक्ति जो मतलब इस बुद्धि से जो युक्त व्यक्ति होते हैं ना, वो एक अच्छे लीडर होते हैं, एक अच्छे नेता होते हैं, ठीक है। तो किस तरह की बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, की अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धि, क्या है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, जब बात हो जा रही है अच्छे नेता की, अच्छे लीडर की, तो किस तरह की बुद्धि वाले लोग, तो मतलब सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में क्या पूछा है कि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक परिपक्वता का सूचकांक है। इट इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सन स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। तो क्या है, कॉन्करेंट, एब्स्ट्रैक्ट, इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो
बात यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में क्या पूछा है कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रपोज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? किसने किया? बिने ने किया, गार्डनर ने किया, टर्मन ने किया, स्पीयरमैन ने किया। तो देखिए, जब टू फैक्टर की बात आती है ना इंटेलिजेंस की, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है। जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब स्पीयरमैन ने समान योग्यता कारक को, अब इन्होंने स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो भागों में बांटा। ठीक है। तो स्पीयरमैन ने समान योग्यता कारक को क्या नाम दिया? स्पीयरमैन नेम द जनरल एबिलिटी फैक्टर। तो इन्होंने जनरल एबिलिटी फैक्टर को क्या नाम दिया? एस फैक्टर इन्होंने बोला, जी फैक्टर बोला, एम फैक्टर बोला, या डी फैक्टर बोला? जनरल एबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, जनरल मतलब जी फैक्टर। जनरल एबिलिटी की बात की जा रही है ना, मतलब क्या है? जी फैक्टर। जी फैक्टर मतलब इसमें कहा गया है कि जो भी बच्चों में जो काबिलियत योग्यता होती है ना, तो जी फैक्टर का मतलब है उनको जन्मजात वो मिलती है। तो इस तरह के जो फैक्टर को उन्होंने कहा जी फैक्टर। ठीक है, सामान्य कारक। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में क्या पूछा है कि विशिष्ट योग्यता कारक को स्पीयरमैन ने क्या नाम दिया? स्पीयरमैन हैज नेम्ड द स्पेसिफिक एबिलिटी फैक्टर। ठीक है। एस फैक्टर बोला उन्होंने, पी फैक्टर बोला, एम फैक्टर बोला, डी फैक्टर बोला। क्या बोला? स्पेसिफिक एबिलिटी को, विशिष्ट योग्यता को, तो इन्होंने नाम दिया एस फैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर स्पीयरमैन की जो थ्योरी है, ठीक है, टू फैक्टर, तो एक हो गया जी फैक्टर, मतलब बुद्धि की वो क्वालिटी जो उसको बच्चों को जन्मजात मिलती है, और एस्पेक्टर स्पेसिफिक मतलब है कि बुद्धि पर जो प्रभाव एनवायरनमेंट से पड़ता है। ठीक है। बच्चा इस दुनिया में आने के बाद जो चीजें अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में क्या पूछा है कि किसने 20वीं सदी के मध्य में कारक विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किया? हु प्रोपाउंडेड द फैक्टर एनालिटिक थ्योरी इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी? किसने किया? स्टर्नबर्ग ने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, गिलफोर्ड ने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया? किसने किया? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड ने किया। ठीक है। जब फैक्टर एनालिटिक थ्योरी की बात आएगी तो किसने किया? गिलफोर्ड ने। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या पूछा है कि मानव बुद्धि को विभिन्न प्रकार की 150 मानसिक क्षमताओं का समूह किसने किया, किसने कहा? ठीक है। हु सेड द ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अ ग्रुप ऑफ 150 डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज? किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर, गार्डनर, गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने? किसने कहा? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड ने ही ये बात कही। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 की अगर हम बात करें, तो हु डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू टू टाइप्स? फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। की किसने बुद्धि को इन दो प्रकारों में विभाजित किया? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तो किसने किया? केटल एंड हॉर्न ने किया, क्रो एंड क्रो ने किया, टर्माइन एंड वुडवर्ड ने किया, या स्टर्न एंड कॉल्विन ने किया? किसने किया? तो यहाँ पर जब बात आती है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए, कैटल एंड हॉर्न ने किया। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। इट इज एन इनेट बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड एबिलिटी, की है एक जन्मजात जैविक एंड आनुवंशिक रूप से निर्धारित क्षमता है जो बच्चों को बाय बर्थ मिलती है, जो क्षमता। ठीक है। तो कौन सा? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस, ए और बी बोथ, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पर देखिए, जब बात हो रही है ना इनेट, जन्मजात, जो क्षमताएं बच्चों को जन्मजात आनुवांशिक रूप से मिलती हैं, ठीक है, जो बौद्धिक क्षमताएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि। ठीक है। तो 21वें का आंसर क्या है? बी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है कि इट इज इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, की यह पर्यावरणीय कारक से मतलब कारक से प्रभावित होता है। ठीक है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की, तो ये किसके द्वारा प्रभावित होता है? पर्यावरणीय कारकों के द्वारा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि आईक्यू टेस्ट आर नॉट रिलेटेड टू?
जब इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं ना, बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं, तो इसका संबंध इनमें किससे नहीं है। अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो प्रमोशन ऑफ पीपल्स, विद्यार्थियों का प्रमोशन, बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जो जाता है। फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, के विद्यार्थियों की रुचि का पता लगाना। फॉर वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए। और आर्मी एंड सिविल सर्विसेज, सेना और सिविल सेवाओं के लिए। तो इनमें से किसका संबंध बुद्धि परीक्षण से नहीं है? तो देखिए, ए बी सी डी या ई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी, फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए अलग टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट इन्वेंट्री होता है, ठीक है। तो उसका संबंध जो बुद्धि परीक्षण से नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में क्या पूछा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज क्रिएटेड बाय, किसने इसको क्रिएट किया, किसने इसका निर्माण किया? गार्डनर ने, जॉन मेयर ने, पीटर सैलोवे ने, या बोथ, बी एंड सी? क्या आंसर है इसका? गार्डनर है, जॉन मेयर है, पीटर सैलोवे है, या दोनों है? डी में बी और सी दोनों है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा बोथ, बी एंड सी। तो जॉन मेयर एंड पीटर सैलोवे ने, दोनों ने मिलकर, ठीक है, भावनात्मक बुद्धि शब्द का निर्माण इन दोनों ने किया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या पूछा है कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को स्वनियंत्रित करने और दूसरों में भावनाओं को विनियमित करने की क्षमता को संदर्भित क्या करता है? इट रिफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट इमोशंस एंड रेगुलेट इमोशंस इन अदर, की अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करना, दूसरे की भावनाओं को भी कंट्रोल करना। तो इस तरह की जो क्षमताएं हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? इमोशनल परसेप्शन, इमोशनल यूज या फैसिलिटेशन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल मैनेजमेंट, क्या हम इसको कहेंगे? ए बी सी या डी? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। इसको हम कहते हैं इमोशनल मैनेजमेंट, की अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करना और दूसरे की भावनाओं को भी कंट्रोल करना। तो क्या है? इमोशनल इंटेल मैनेजमेंट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे पूछा है कि यह व्यक्ति को एक दूसरे की भावनाओं को समझने, अवगत कराने और व्यक्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इमोशनल परसेप्शन, इमोशनल यूज और फैसिलिटेशन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल मैनेजमेंट, क्या है इसका आंसर? ए बी सी या डी? तो जब बात आती है अपने भावनाओं को और दूसरी भावनाओं को समझने की बात आती है, व्यक्त करने की बात आती है, तो इसको हम कहेंगे इमोशनल परसेप्शन, भावनात्मक धारणा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कि भावनात्मक बुद्धि शब्द को 1995 में किसने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में लोकप्रिय बनाया था? हु पॉपुलराइज्ड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस इन 1995 इन हिज बुक इमोशनल इंटेलिजेंस? तो देखिए, कल भी हमने बात की थी ना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक है, इसके राइटर कौन थे, ऑथर कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है, तो किसने बनाया था? स्टर्नबर्ग ने, गोलेमैन ने, जॉन मेयर ने, पीटर सैलोवे ने, किसने बनाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? गोलेमन ने, ठीक है। तो हमारा 27 क्वेश्चन का ये सेट था, जिसमें हमने इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से जाना, समझा। और अब एक और हम वीडियो लाएंगे सेकंड यूनिट की, जिसमें हम मोटिवेशंस की बात करेंगे, ताकि आप मोटिवेशन को भी अच्छे से जान सको, समझ सको, ठीक है। और देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मैराथन की कह रहे हैं, ठीक है, कि सभी का मैराथन लाओ। तो मैराथन भी ज़रूर आएगा, लेकिन अभी एक बार हम पाँचों यूनिट को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ना, और उसके बाद इनके बेस पर हम 6-7 डेज़ कंटिन्यू मैराथन चलाएँगे, ताकि आपकी तैयारी भी और अच्छे से हो सके। और देखिए, एक चीज़ और है कि यूट्यूब पे एलटी के, उत्तराखंड एलटी के और भी अलग-अलग चैनल्स हैं, वहाँ पे भी मैराथन चल रहे हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, सब जगह से हेल्प लो, सब जगह से तैयारी करो, ठीक है? और अच्छे से अपनी तैयारी को रखें, ठीक है? तो अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो के बाद फिर हम सिर्फ मैराथन ही करेंगे लगातार, क्योंकि 17 को आपका एग्ज़ाम है, 17-18 को जो एग्ज़ाम है आपका, और उससे पहले लगातार 6-7 दिन हम मैराथन चलाएँगे, ताकि आपकी पाँचों यूनिट जो हैं अच्छे से कवर हो सके, ठीक है? तो अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।